हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाला हूं लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के फिजिक्स के सिलेबस में जो प्रकाशिकी टॉपिक दे रखा है उसके ऊपर। और प्रकाशिकी के अंदर हम बात कर रहे थे इंटरफेरेंस के बारे में, जिसके बारे में मैं कल जो है आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे चुका था। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो है इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों आप लोगों के लिए आज का मोटिवेशनल कोट है कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। और आप सभी लोगों को दोस्तों अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसी जो है अनूठी बातें ग्रहण करनी चाहिए जो आप लोगों के लिए एक मिसाल के रूप में बाद में आप लोगों के बारे में याद की जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आज का सेशन शुरुआत करते हैं। तो मैं कल का थोड़ा सा जो व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा था उसको हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि उसी से संबंधित चीज़ें आज हमें वापस से पढ़नी है और उससे संबंधित जो उसका गणितीय विश्लेषण है उसके बारे में हमें बात करनी है। व्यतिकरण बेसिकली होता क्या है, तो दो स्रोतों से जो हमारी तरंगे आ रही है उन दोनों तरंगे एक पॉइंट पर मिलेगी, अतिव्यापित होगी और फिर उससे एक परिणामी तरंग निकलती है। उस परिणामी तरंग की तीव्रता जो है कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है। इस प्रभाव को कहते हैं हम व्यतिकरण। यह व्यतिकरण अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित है। व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, समपोषी यानी कंस्ट्रक्टिव और एक होता है विनाशी यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब समपोषी व्यतिकरण क्या होता है, तो इसमें अतिव्यापन क्षेत्र के जो अभिष्ट बिंदु है, जिस बिंदु पर हमें परिणामी जो है तरंग प्राप्त हो रही है, वहाँ परिणामी तीव्रता अधिक होती है उन दोनों तरंगों से। ठीक है, और विनाशी व्यतिकरण में क्या हो जाता है कि परिणामी तीव्रता जो होती है वो उन दोनों तरंगों से कम तीव्रता प्राप्त होती है। व्यतिकरण का विनाशी या समपोषी होना अध्यारोपण कर रही जो दो वेव्स है उन दोनों के मध्य में कलांतर यानी फेज डिफरेंस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे कि हमारे जो है समपोषी व्यतिकरण जब होता है और विनाशी व्यतिकरण होता है तब क्या क्या कंडीशन होती है। समपोषी व्यतिकरण जब होगा तो दोनों तरंगों के लिए अगर श्रृंग है तो श्रृंग होगा, ग्रत है तो ग्रत होगा। एक बिंदु पर एक साथ श्रृंग या ग्रत में से दोनों सेम के सेम पहुंचेंगे और परिणामी जो तरंग होगी उसका आयाम व्यतिकरण तरंगों के आयामों के योग के बराबर होता है। समपोषी व्यतिकरण की अवस्था में दोनों तरंगे जो है वो समान कला में कहलाती है और कलांतर उस समय कितना होता है, आपका फेज डिफरेंस कितना होता है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, यानी कि इवन मल्टीपल होता है पाई का। ठीक है, चलिए फिर हमने बात करी विनाशी व्यतिकरण के अंदर क्या होगा, तो विनाशी व्यतिकरण के अंदर तरंगे विपरीत कला के अंदर होगी यानी अपोजिट फेज में होगी। अगर एक पाई है तो दूसरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, आपका 0। समझ में आ गई बात, मतलब आपका जो है ये अगर एक जगह ग्रत मिल रहा है तो दूसरी जगह श्रृंग मिल रहा होगा, दूसरी वेव में ग्रत मिला तो पहली वेव में श्रृंग मिलेगा। ये जो है दोनों विपरीत कलाओं में कहलाएगी और इनका जो कलांतर है फेज डिफरेंस है वो कितना होगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, इस प्रकार से। ठीक, चलिए फिर हमने बात करी कि दो तरंगे कला संबंध कहलाती है। कला संबंध का मतलब होता है कोहेरेंट। ठीक है, जब इनके मध्य में जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा है, यानी दो वेव्स के लिए अगर फेज डिफरेंस टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट रहता है, तो वे कोहेरेंट सोर्सेस कहलाते हैं। अगर टाइम के साथ में उनका जो फेज डिफरेंस है वो चेंज होते जाता है तो हम उसे कहते हैं इनकोहेरेंट। ठीक है, जब कला संबंध तरंगे व्यतिकरण करती है तो अतिव्यापन क्षेत्र के किसी बिंदु पर तरंग की तीव्रता जो है वो समय के साथ में नहीं बदलती। क्यों नहीं बदलती, क्योंकि उनका फेज डिफरेंस ही चेंज नहीं हो रहा है। तो फिर व्यतिकरण जो तरंगे कर रही है उनका तीव्रता में भी समय के साथ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और आजकल हमें वैसे जनरल जो लाइट होती है उससे कला संबंध प्रकाश प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन आजकल की आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जो है हमारे लेज़र से जो प्रकाश प्राप्त करते हैं वो कला संबंध प्रकाश होता है। व्यतिकरण की कुछ आवश्यक कंडीशंस है, ये आपको जरूर याद रखनी है। जैसे पहली कंडीशन है प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए।
दोनों स्रोतों से एक वर्णी प्रकाश ही प्राप्त होना चाहिए। एक वर्णी प्रकाश का मतलब है तरंगों की आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य नियत होनी चाहिए। दोनों तरंगों के आयाम बराबर हो या लगभग बराबर होने चाहिए। इससे जो विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में पूर्ण अंधकार होता है, और जिससे फिर क्या होता है, व्यतिकरण फ्रिंजों के मध्य जो कॉन्ट्रास्ट होता है यानी विप्रयास होता है वो अच्छा होता है और व्यतिकरण हमें अच्छा स्पष्ट दिखाई देता है। दोनों तरंगें एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत जो है वो पास में होने चाहिए, अति निकट होने चाहिए। ठीक, चलिए फिर दोस्तों, दोनों प्रकाश स्रोत या स्रोत स्लिटों की चौड़ाई जो है अत्यंत संकीर्ण होनी चाहिए। तरंगों के मध्य पथांतर जो है वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। और यदि प्रकाश तरंगे जो आपने यूज कर रहे हो वो पोलराइज है यानी कि आपकी ध्रुवित है, तो ध्रुवण तल समान होना चाहिए, अन्यथा पर्दे के ऊपर एक समान तीव्रता जो है प्राप्त हो जाएगी और फिर हमें जो है एक पैटर्न जो मिलना चाहिए व्यतिकरण का, संपोषी और विनाशी वो नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं इस पैटर्न के लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, यंग्स ड्यू स्लिट प्रयोग यानी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। किसके बारे में बात करने वाले हैं? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। अब इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा एक चीज जो है वो ये है दोस्तों कि ये है क्या तामझाम। तो देखो दोस्तों, ये जो है हमारी एक स्लीट है, एक तरह से जो आप कागज का गद्दा वगैरह जो होता है, गत्ता वगैरह उस टाइप का ले सकते हो। ठीक है, फिर एक हमने 3 टुकड़े और ले लिए गत्ते के, 1 2 और ये 3। फिर अब जो है ये प्रकाश स्रोत है हमारा एस, ये क्या है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, लाइट सोर्स है। क्या है? लाइट सोर्स। जैसे इससे लाइट सोर्स आ रहा है तो ये लाइट ऐसे निकल रही होगी। आप लोगों को पता होगा थोड़ी सी बातें इसके बारे में। वैसे मैं बता दूं कि जो ये शेप बन रहा है इसे हम वेव फ्रंट्स कहते हैं। ठीक है, वेव फ्रंट कहते हैं, इसको याद रखना केवल। तो यहां से प्रकाश जब आया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम एक प्रकाश को जो है 2 स्रोत ऐसे नहीं ले सकते जो दोनों स्रोत हमें क्या दे, क्लास संबंध प्रकाश दे। उस समस्या का समाधान करने के लिए यंग्स नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि एक ही प्रकाश स्रोत लिया, लेकिन उस प्रकाश स्रोत को 2 प्रकाश स्रोतों के रूप में यूज करने के लिए उसने एक स्लिट से पहले प्रकाश गुजारा। अब ये जो प्रकाश आया इसको 2 स्लिटों में बांट दिया, एक S1 स्लिट और एक हमारी S2 स्लिट। समझ में आ गई बात? तो S1 और S2 स्लिट से जो है इन्होंने प्रकाश को गुजारा। अब इससे एक प्रकाश गुजरेगा, एक इससे प्रकाश गुजरेगा, दोनों अलग अलग प्रकाश स्रोत गुजरेंगे और उन दोनों की अलग अलग वेव फ्रंट इस टाइप से बन रही होगी। वो दोनों फिर ऐसे क्रॉस में मिलती जाती है और मिलती है तब कुछ इस प्रकार का जो पैटर्न आप सभी लोगों के सामने दिखाई दे रहा है हमें प्राप्त होता है। अब इसके अंदर 2 पैटर्न प्राप्त होंगे। एक कौन सा वाला? जब आपके दोनों के दोनों स्रोतों से जो तरंगे आई उन दोनों तरंगों का श्रृंग मिला हो या ग्रत मिला हो। और एक पैटर्न हमें प्राप्त होगा जिसके अंदर हमें क्या मिल रहा होगा, ग्रत और श्रृंग और ग्रत, इस प्रकार से। ठीक है, तो जो आपको मिल रही है केवल और केवल कौन सी, श्रृंग या ग्रत, उसे हम कहते हैं प्रस्पंद रेखाएं। जो इनको रिप्रेजेंट करेगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रस्पंद रेखाएं। और उनको मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल टाइप के डायग्राम बनाए हैं, ये देख लो। ठीक है, ये मैं वापस और बना देता हूँ। ये सर्कल जो बना रखे हैं ये उन लाइनें को जोड़ रहे हैं। ये ऐसे जो है इसकी वेव फ्रंट्स और इसकी वेव फ्रंट कुछ मिल रही होगी, उन पॉइंट्स को हमने क्या कहा है, प्रस्पंद रेखाएं कहा है। और ये प्रस्पंद रेखाएं किस व्यतिकरण के अंदर बनेगी, तो संपोषी व्यतिकरण के अंदर बनती है। और फिर कुछ जगह हमें क्या मिलेगा, विनाशी व्यतिकरण, यानी कि विनाशी व्यतिकरण से मिलने वाले जो डॉट्स है उनको जोड़ने वाली रेखाओं को हम कहेंगे निस्पंद रेखाएं। क्या कहेंगे, निस्पंद रेखाएं कहेंगे। और ये कैसी कहलाती है, विनाशी। क्या कहलाती है, विनाशी व्यतिकरण के अंदर हमें मिलता है निस्पंद रेखाएं। और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ऐसा पूरा का पूरा डॉट बनाया है। ठीक है, जहां डॉट है वो एक निस्पंद रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, इन सभी डॉट्स को मिलाने वाला। और जो हमारा सर्कल है उसको हम कह रहे हैं प्रस्पंद रेखाएं। समझ में आ गई बात? अब दोस्तों ये कैसे मिला सर, थोड़ा सा और समझा दीजिए, वापस से सुनिए। क्या हुआ,
प्रकाश स्रोत से लाइट आई, इस छेद है, ये स्लिट का मतलब है ये आपने एक छेद कर दिया, गत्ता पूरा लिया, उसमें इस छेद से प्रकाश बाहर निकला जो इस प्रकार से फैला। फिर हमने आगे एक और गत्ता लगा दिया, लेकिन उस गत्ते में 2 छेद कर दिए, तो उन दोनों छेदों से अलग अलग प्रकाश निकलेगा। अब ये 2 प्रकाश स्रोत बन गए। अब आपको पीछे बताया हुआ है मैंने, यहां पर देख लो। अरे ये देखो क्या बताया था भाई, 2 प्रकाश स्रोत है अगर हमारे पास में, ये देखिए हमने इसी की तो बात करी है। 2 स्रोतों से उत्सर्जित तरंगे जो है किसी एक बिंदु पर अतिव्यापित होती है, तो ये किसी अलग अलग बिंदुओं पर अतिव्यापित हो रही है। अब ये जिन बिंदुओं पर अतिव्यापित हो रही है वही ये बिंदु है, डॉट और ये सर्कल जो है ये वही बिंदु है जिन पर ये दोनों के दोनों स्रोतों से प्रकाश जो आ रहा है वो अतिव्यापित हो रहा है। समझ में आ गई बात। अब ये अतिव्यापित होगा तो ये 2 प्रकार से हो सकता है, या तो होगा संपोषी तरीके से या होगा विनाशी तरीके से। लेकिन हमें क्या पता कौन सा हो रहा है, तो हम इसको ध्यान में रखने के लिए हमने क्या करा, जहां पर विनाशी व्यतिकरण हो रहा था यानी जहां अंधेरा अंधेरा हो रहा था उनको हमने डॉट डॉट से मिला दिया और फिर एक लाइन मिली, इस लाइन को हमने कह दिया निस्पंद रेखाएं, और जहां सर्कल बना उस सर्कल को कह दिया प्रस्पंद रेखाएं। ठीक है, तो जो प्रस्पंद रेखाएं हैं वो किनको मिलाती है, संपोषी व्यतिकरण को रिप्रेजेंट करती है, और वह जो है किसको प्रदर्शित, वो किसको बनाती है, ये बनाती है संपोषी व्यतिकरण से बनने वाले या संपोषी व्यतिकरण का जो अतिव्यापन होता है उसके बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है। ठीक है, निस्पंद रेखाएं कौन सी होती है, जो विनाशी व्यतिकरण की जो आपकी बन रहा है पैटर्न उसको मिलाने वाली लाइन है। अब ये पूरा पैटर्न भाई देखो यहां पर बन रहा है विनाशी, तो ये इसके ऊपर पर्दे के ऊपर आया होगा, ऐसे ये संपोषी ये आया होगा, अब ये बीच बीच में सब जगह मिला होगा। केवल 2 लाइनें हमने तो एक एग्जांपल के लिए ली है कि ये प्रस्पंद रेखाएं होती है, ये निस्पंद होती है, लेकिन ये पूरा पैटर्न के रूप में मिलता है। एक लाइन पहली जो मिलती है सपोज करिए वो अगर संपोषी है तो बाद में मिलेगी आपको कैसी, विनाशी, फिर वापस संपोषी, फिर विनाशी, फिर संपोषी, इस प्रकार से ये पैटर्न मिलता है। ठीक है, ये लाइनें मैंने जो बाहर बनाई है ये उसी को रिप्रेजेंट कर रही है कि जब आप इस पर्दे के ऊपर देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का पैटर्न दिखेगा, ये लाइनें दिखेगी। जो मोटी लाइनें हैं, जो थोड़ी सी गाढ़ी लाइनें हैं, उनको हम कह रहे हैं संपोषी। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, संपोषी लाइनों को। ठीक है, यहां पर प्रकाश ज्यादा होगा, और जो बीच में पतली पतली लाइनें हैं ये विनाशी व्यतिकरण को रिप्रेजेंट कर रही है। समझ में आ गई बात, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, याद रह जाएगी ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, संपोषी व्यतिकरण को, और ये जो पतली पतली लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, विनाशी व्यतिकरण को। ठीक है, इतना याद रख लेंगे आराम से आप सभी लोग। तो यंग्स डबल स्लिट मेथड के अंदर क्या किया गया, एक प्रकाश स्रोत लिया गया और उसे एक आगे स्लिट ली गई, जिस स्लिट को 2 भागों में तोड़ा। इन्होंने एक ही स्लिट के 2 भाग इसलिए करे ताकि हमें जो प्रकाश मिले वो क्लास संबंध प्रकाश मिले और हमें फिर व्यतिकरण प्राप्त हो सके। अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो न्यूमेरिकली बनता है। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे। चलिए, अब लेकिन उससे पहले यहां पर आप जो है 2 पॉइंट आपको इस यंग्स डबल स्लिट मेथड से याद रखने हैं। पहला ये कि एक स्लिट से उत्पन्न तरंग का सरंग दूसरी स्लिट के उत्पन्न सरंग या ग्रत से मिलता है तो उस स्थान पर तो संपोषी व्यतिकरण होता है, और जो संपोषी व्यतिकरण होगा तो तीव्रता क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। और तीव्रता अधिकतम हो रही है, अगर क्या हो रही है, तीव्रता अधिकतम हो रही है, इसका मतलब वहां क्या होगा दोस्तों, कौन सी लाइनें आ रही होगी, वहां पर जो लाइनें आएगी आपके वो आ जाएगी कौन सी वाली लाइन है, अरे प्रस्पंद रेखाएं। ये देखो बताया ना मैंने, प्रस्पंद रेखाएं किसको रिप्रेजेंट करती है, संपोषी व्यतिकरण को। और अगर एक स्लिट से उत्पन्न तरंग का तो सरंग या ग्रत और दूसरी तरंग के उत्पन्न ग्रत या सरंग से, यानी एक का सरंग है तो दूसरे का ग्रत, दूसरे का सरंग है तो तीसरे का पहली वाली का ग्रत, इस प्रकार से क्रॉस में विनाशी मतलब एक दूसरे के अपोजिट, तो उस स्थान पर क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण होता है। और विनाशी व्यतिकरण हो रहा है इसका मतलब प्रकाश की तीव्रता जो है वो शून्य न्यूनतम होती है। कितनी होती है, शून्य या न्यूनतम या अंधेरा होता है। समझ में आ गई बात, ये चीज आपको याद रखनी है। अब हमने जो पढ़ा
इस पूरे का गणितीय सूत्र कुछ आते हैं, उन सूत्रों को याद रखना है। और उन सूत्रों के लिए भी मैंने आपके सामने ये एक डायग्राम बना दिया। ये यंग्स डबल स्लिट मेथड जो है उसी का मैथमेटिकली एनालिसिस है। जो आप फॉर्मूले पढ़ते हो ना कि फोर्थ मैक्सिमम, थर्ड मिनिमम, उसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, पर्दे के बीच में कितनी डिस्टेंस है, वो चीज यहां पर हमें सीखनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे हमारे पास में एक क्या है, एस लाइट सोर्स है। क्या है? लाइट सोर्स। ठीक, इस लाइट सोर्स से क्या होगा, लाइट डेवलप होगी। आगे आकर के हमने दो सोर्सेस बना दिए इसके, एक S1 स्लिट और एक S2 स्लिट। ठीक, इन दोनों स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम कह रहे हैं स्मॉल डी। ठीक है, तो दोनों स्लिटों के मध्य डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल डी होगी। और इसके अंदर एक कंडीशन याद रखनी है कि ये जो डी होता है, यानी ये जो डबल स्लिट वाला और ये जो पर्दा है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कैपिटल डी बहुत 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 ज़्यादा बड़ा होता है स्मॉल डी से। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे कि जो कैपिटल डी है मतलब पर्दे और जो आपका स्लिट है उनके बीच में जो, या लाइट सोर्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है, ये जो देखो आपका लाइट सोर्स और स्लिट है, इसके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है, उसको नहीं काउंट किया जाता है। ठीक है, हाँ स्पेशली अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि इतनी डिस्टेंस लेनी है तो आप ले सकते हैं, बाकी आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आपको यही मानना है कि लाइट सोर्स से डिस्टेंस इस पर्दे की कितनी है, कैपिटल डी है डायरेक्ट। ठीक, और ये कैपिटल डी इस दोनों स्लिटों के मध्य की डिस्टेंस डी से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। क्लियर है? और इन दोनों के मध्य जो पथांतर होता है वो कितना होता है, डेल्टा एक्स होता है, जो कि ये रहा। ठीक है, पथांतर। पथांतर का मतलब है कि आपकी ये S2 से जो वेव उत्पन्न हो रही है वो कितना चल रही है और S1 से कितना चल रही है, और दोनों के बीच में जो चलने वाली डिस्टेंस का डिफरेंस है उसे हम कहते हैं पथांतर। ठीक है, तो S1 से जो तरंग उत्पन्न हो रही है वो मान लो x दूरी चलती है। कितनी चलती है, x दूरी चलती है। और S2 से उत्पन्न जो तरंग है वो कितना चलेगी दोस्तों, x प्लस डेल्टा एक्स। भाई डेल्टा एक्स यानी कि पथांतर, तो वो डेल्टा एक्स एक्स्ट्रा चलेगी। ठीक है, समझ गए? अब दोस्तों इन दोनों के मध्य से, भाई ये जो है डिस्टेंस, ये जो आपकी बीच में डॉट डैश 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 वाली लाइन दिख रही है ना, ये O वाली, तो ये हाफ है बिल्कुल एग्जैक्ट, तो d/2 हो जाएगी। और इस हाफ से इस पॉइंट की डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, उसको हम जो है मान लेंगे कि यहाँ पर थीटा एंगल बना रही है और इस डिस्टेंस को अब अभी हम निकालने वाले हैं। ठीक है, फिर आपका जो केंद्र है, मतलब आपका जो लाइट सोर्स है, उससे सीधे 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 एक लाइन खींची जाएगी और इस पर्दे का सेंटर मान लिया जाएगा। जो पर्दे का सेंटर है, उस सेंटर से जिस बिंदु के ऊपर आप व्यतिकरण प्राप्त कर रहे हैं उसकी डिस्टेंस कितनी है, y डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है, y डिस्टेंस है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब S1 से जो तरंग उत्पन्न हुई, S1 जो पॉइंट है उससे जो तरंग उत्पन्न हुई, उस तरंग की इक्वेशन मान लो आप क्या है दोस्तों, E1 बराबर A1 साइन kx माइनस ओमेगा टी। और जो आपके S2 बिंदु से तरंग उत्पन्न हो रही है उसकी समीकरण क्या है, उसकी इक्वेशन है A2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। समझ में आ गई बात? तो दोनों की दोनों बिंदुओं से उत्पन्न होने वाली तरंगों की समीकरण आपके पास में है, और इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, एंगल का डिफरेंस कितना है, तो आप साइन के अंदर जो भी एंगल लिखा है और इसके साइन में जो भी एंगल लिखा है उन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, उसी को कहेंगे फेज डिफरेंस। और यहाँ आपको क्लियर दिख रहा होगा कि फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस यानी कलांतर कितना है, फाई है। क्यों, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, माइनस का के एक्स प्लस ओमेगा टी हो जाएगा, तो ये के एक्स और ओमेगा टी कट जाएगा, बचेगा फाई। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये था एक डायग्राम अभी। अब ये जो भी हमने स्मॉल डी, कैपिटल डी, वाई, एक्स, डेल्टा एक्स, ये फाई,
ये जो इक्वेशंस ली है, इन सभी के बीच में जो रिलेशन होगा वो हमें जरूर याद रखने हैं। ठीक है, चलो अब देखो, सबसे पहले तो फेज डिफरेंस फाई है और फाई की वैल्यू क्या आएगी, के डेल्टा एक्स आ जाएगी। अरे भाई के डेल्टा एक्स कैसे आएगी सर, तो देखो भाई यहाँ है साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, यहाँ पर ये जो एक्स है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, के एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगी ना यहाँ पर भाई। इसका देखो, इसका x जो है ये कितना डिस्टेंस चला है, तो x डिस्टेंस चला, ये कितना डिस्टेंस x प्लस डेल्टा एक्स चला है ना, ये मैंने यहाँ पुट करा है, ये देख लो डायरेक्ट। फिर मैंने दूसरी इक्वेशन बताई आपको, तो ये देखो E2 बराबर A2 साइन के एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा टी। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा के एक्स प्लस के डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा टी। तो के एक्स ओमेगा टी तो दोनों में से कट जाएगा। मैं अगर आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो आप यहाँ देख लीजिए, हमारे पास में केवल रफ के लिए मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैं मिटा दूंगा। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। पहली समीकरण क्या है, तो A1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। दूसरी समीकरण क्या है, A2 साइन के फिर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, ये है। ठीक है, ये फाई अभी उसको हम वैल्यू में डिफाइन करना चाहते हैं ना, तो इसको ये ही लिखेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा A2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये आ जाएगा A2 साइन के एक्स प्लस के डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब मैंने अभी जस्ट बताया कि साइन के अंदर जो लिखा है उन दोनों का डिफरेंस जो होता है उसे ही हम फेज डिफरेंस कहते हैं। यहाँ क्या लिखा है साइन के अंदर, यहाँ लिखा है के एक्स प्लस के डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा टी। इधर क्या लिखा है, के एक्स माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस ओमेगा टी। अब यहाँ पर काटा पीटी मचा दो, तो ये लो ओमेगा टी से प्लस का ओमेगा टी, प्लस का के एक्स से माइनस का के एक्स, तो बचा क्या हमारे पास में, के डेल्टा एक्स। ये जो के डेल्टा एक्स है यही हमारा क्या है, फेज डिफरेंस है, कलांतर है। समझ में आ गई बात, यही क्या है हमारा कलांतर है। इस कलांतर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। तो ये इस प्रकार से मैंने यहाँ लिखा है कि फाई बराबर हो जाएगा आपके क्या, के डेल्टा एक्स। ठीक है, और ये जो k है यहाँ पर, इस k की वैल्यू होती है 2 पाई बाय लेमडा। क्या होती है, 2 पाई बाय लेमडा। समझ में आ गई बात। आपके पूरी ऑप्टिक्स आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट याद रखनी होगी, अदरवाइज ये सब भी प्रूफ है। लेकिन आपके जो सिलेबस है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन है, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वही समझने हैं। अगर पूरी ऑप्टिक्स समझने जाओगे तो सिलेबस आपके कंप्लीट नहीं हो सकता। तो अभी आपको केवल याद रखना है फाई बराबर के डेल्टा एक्स होता है और फाई बराबर के की वैल्यू होती है 2 पाई बाय लेमडा, तो हम फाई बराबर 2 पाई बाय लेमडा डेल्टा एक्स भी कह सकते हैं। इस इक्वेशन के अंदर जो आपको ओमेगा दिख रहा है उसका मतलब होता है कोणीय आवृत्ति, जो लेमडा है उसका मतलब होता है तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, कोणीय आवृत्ति का मतलब है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, डेल्टा एक्स का मतलब पथांतर है और फाई का मतलब आपके क्या है, फेज डिफरेंस है। और वो कैसे आता है वो भी मैंने यहाँ बता दिया। अब आप सभी लोगों को पता है परिणामी तरंग क्या होगी, रिजल्टेंट वेव क्या होगी। मैंने जैसा कि आपको पीछे ही बता दिया है कि परिणामी तरंग का मतलब क्या है, दोनों की दोनों तरंगे जो है उन दोनों तरंगों को आप जोड़ देंगे तो ई नेट क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, और E1 की वैल्यू क्या है और E2 की वैल्यू क्या है, तो वो ये रही हमारे पास में। दोनों इक्वेशंस को आप जब ऐड करोगे और साइन A प्लस बी वाला फॉर्मूला वगैरह लगा करके सॉल्व करके, आपके पास डेरिवेशन की ज़रूरत है नहीं, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ई नेट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, यानी रिजल्टेंट वेव जो आएगी, परिणामी तरंग जो आएगी, उसकी समीकरण क्या आ जाएगी, तो वो आ जाएगी En बराबर an साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस एल्फा। ठीक है, के एक्स आपको पीछे से मिल जाएगा, ओमेगा टी भी मिल जाएगा,
लेकिन ये एल्फा कहाँ से मिलेगा सर? तो एल्फा आपको मिलेगा इस प्रकार से, ये जो ए एन है वो और एल्फा ये मिलेंगे आपको इन फॉर्मूलों से। ए एन आप लोगों को पता होगा कि दो अगर वेक्टर है और उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस एल्फा, सॉरी कॉस फाई। फाई क्या है? दोनों के बीच में एंगल। तो हमारे यहाँ पर तो दोनों के बीच एंगल क्या है? दो वेव्स के बीच का एंगल क्या कहलाता है? कलांतर कहलाता है। तो इसलिए यहाँ आ जाएगा कॉस फाई। तो एम्पलीट्यूड ये आयाम है, क्या है ये? आयाम। वेव का ये क्या है? तरंग का क्या है? ये आयाम है। तो परिणामी आयाम जो है अगर आपसे दो वेवों का पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे? अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। और इससे क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। फिर हम क्या करेंगे? एल्फा की वैल्यू निकालेंगे। एल्फा यानी कि आपके पास में जो दोनों वेव है उन दोनों वेव का बीच का जो एंगल है वो तो फाई है, लेकिन जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसके लिए फिर फेज डिफरेंस कितना आएगा? उसके लिए जो है वो कौन से कला से चल रही होगी, यानी वो कौन से एंगल से चलना चालू करेगी, तो वो होता है एल्फा। और उसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स a2 साइन फाई अपॉन में a1 प्लस a2 कॉस फाई। समझ में आ गई बात? तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछा जा सकता है आपसे, दो वेव्स के बाद जो रिजल्टेंट वेव आ रही है उसके लिए फेज डिफरेंस कितना है वो पूछा जा सकता है। तो आप कैसे निकालेंगे वो मैंने आप सभी लोगों को फॉर्मूलों के माध्यम से बता दिया। आपको ये फॉर्मूले याद रखने होंगे, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर इनसे न्यूमेरिकल कैसे होते हैं वो भी मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। ठीक, चलिए अब एक आपका इंटेंसिटी जिसके बारे में आप लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये तीव्रता तीव्रता तीव्रता। तो बिल्कुल दोस्तों, जो तीव्रता होती है किसी भी वेव की, किसी भी तरंग की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके आयाम के वर्ग के। ठीक है, तो उसका आयाम अगर ए है तो ए स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तीव्रता, यानी आई बराबर क्या हो जाएगा? के ए स्क्वायर। अब आपको पता है कि आई बराबर के ए स्क्वायर है, तो मैं a1 स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा? k अपॉन में i1। a2 की जगह क्या लिख दूंगा? k अपॉन में i2। और उन सब को आप जब पुट करेंगे तो i बराबर डायरेक्ट ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अब वो प्रूव नहीं करना है क्योंकि हमारे एग्जाम बोर्ड का नहीं है, हमारे एग्जाम कौन सा है? कंपटीशन का है, जहां डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अगर आपसे दो तरंगों के बीच में दो तरंगे दे दी, दोनों की अलग अलग तीव्रता दे दी, और उन तीव्रताओं का अगर आपसे पूछा जाए कि परिणामी तीव्रता क्या होगी तो वो क्या हो जाएगी? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। ठीक है, I1 और I2 और एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उनके स्क्वायर के भी एक रिलेशन याद रखना है। एक आपसे पूछा गया था कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जो मैं अभी आपको आगे और बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये रिलेशंस है जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, जैसे देखो दो वेव है आपके पास, दोनों वेव का तरंग दे दिया, सॉरी तीव्रता दे दी, और एक तरंग का जो है आपको आयाम दे दिया, तीन चीजें दे दी, और आपसे पूछ लिया दूसरी वाली वेव का तीव्रता कितनी होगी, आयाम कितना होगा। इस प्रकार से पूछ सकता है। आयाम और तीव्रता दोनों दे करके आपसे जो है इसका कुछ और निकालने को कह सकता है। भाई आपसे बोलते कॉस फाई निकालो, तो आप क्या करोगे? I1 है, I2 है, A1 है, A2 है, इन दोनों से इन दोनों फॉर्मूलों में पुट करके एक A वाले में और एक I वाले में, और फिर आप क्या निकालोगे? क्या निकालोगे? कॉस फाई की वैल्यू, ऐसे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारे जो संपोषी व्यतिकरण हो रहा है वहाँ क्या होता है? परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है। अब परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है तो उसके लिए कलांतर की वैल्यू कितनी होती है? 0 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई। और उसके लिए कॉस फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? लेकिन 1। भाई फाई की वैल्यू 0 है तो कॉस की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो कॉस फाई की वैल्यू तो कितनी आएगी? 1 आ जाएगी। और फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू कितनी आती जाएगी? 0, या फिर आपके जो है पाई का इवन मल्टीपल। ये चीज़ तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो हम इसको जनरल लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे कि अगर हमें परिणामी तीव्रता जो है
अधिकतम प्राप्त करनी है यानी समपोषी व्यतिकरण प्राप्त करना है तो हम जो आपका फाई लेंगे वो कितना होना चाहिए, प्लस माइनस 2n पाई होना चाहिए, जहां n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 0 से लेकर के 0 तो इंक्लूड रहेगा लेकिन 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। और फाई इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n पाई। तो यहां से जब आप 2 पाई काट देंगे तो डेल्टा एक्स बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस n लैम्डा। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा एक्स क्या है आपको पता ही है ना, पथांतर है। क्या है, पथांतर। और ये जो लैम्डा है ये क्या है, उस लाइट का जो भी आप प्रकाश यूज कर रहे हैं उसका तरंग दैर्ध्य है। समझ में आ गई बात। तो पथांतर और तरंग दैर्ध्य का रिलेशन जो है ये याद रखना है। क्यों, आपसे कुछ वेव्स का तरंग दैर्ध्य दे दिया जाएगा और फिर पूछ लिया जाए इनका पथांतर कितना होगा इस बिंदु पर। n आपका जो है वो क्या है, इंटीजर है, 1 2 3 4 5 6 0 ऐसे प्रकार से। ठीक है, ये केवल अभी याद रखो। इन सब को यूज कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अधिकतम तीव्रता के लिए ये याद रखना। अब अगर हमारे को एक अधिकतम तीव्रता का रिलेशन और याद रखना है, आई मैक्सिमम कितना हो सकता है भाई, किसी भी दो वेव है उन दोनों वेव के मिलने पर अधिकतम से अधिकतम हमें जो है कितनी तीव्रता प्राप्त हो सकती है। दो वेव्स है, उन दोनों वेव्स के मिलने से अधिकतम तीव्रता जो प्राप्त होगी वो कितनी होगी, तो √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। और ये जरूर याद रखना, ये लास्ट ईयर आपके एग्जामों में आ चुका है और इससे कैसा क्वेश्चन पूछा गया था वो सब चीज़ें मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। बाकी मैं जो है आपको इसके बारे में बताने वाला ही हूँ, तो उसके बारे में तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब तो अधिकतम तीव्रता कितनी होती है, I1 √ प्लस √I2 का होल स्क्वायर। अगर I1 और I2 मैक्स इक्वल हो जाए भाई, I1 और I2 इक्वल हो जाए और फिर I मैक्सिमम की वैल्यू पूछे तो कितनी आएगी, 4I0 आएगी। ठीक है, अब परिणामी तीव्रता अगर न्यूनतम प्राप्त करनी हो तो अधिकतम के लिए बात कर ली, अब हमें न्यूनतम प्राप्त करनी हो तो अगर हमें न्यूनतम प्राप्त करनी है तो कॉस फाई की वैल्यू -1 होनी चाहिए, यानी कि फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाई प्लस 3 पाई प्लस 4 पाई, मतलब कि आपका पाई का ऑड मल्टीपल विषम गुणक होना चाहिए। ठीक है, तो फाई बराबर जनरल रिलेशन हम क्या कह सकते हैं, प्लस माइनस 2n - 1 इंटू पाई। और जब फाई बराबर ये है और फाई की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होती है तो डेल्टा एक्स बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2n - 1 लैम्डा अपॉन में 2, प्लस माइनस 2n - 1 इंटू लैम्डा अपॉन में 2। ये रिलेशन आप याद रखेंगे पथांतर के लिए और कलांतर के लिए, क्योंकि पथांतर और कलांतर जब याद होगा तभी तो हम किसी पर्टिकुलर बिंदु के लिए भी आपसे पूछा जाएगा कि चौथा मैक्सिमा, पांचवा मिनिमा, बताइए वहां पर उनकी तीव्रताओं का जो है आपसे कलांतर कितना है, आपसे पथांतर पूछा जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है भाई न्यूनतम तीव्रता कितनी हो सकती है, तो √I1 प्लस करने पर तो आती है मैक्सिमम, माइनस करने पर आ जाती है √I2 और I1 का माइनस करें तो आ जाती है मिनिमम तीव्रता। ठीक है, और आपसे यही पूछा गया था कि दो तरंगे हैं जिनकी तीव्रता है आपके, एक की है 25 तीव्रता, एक की है 9 तीव्रता, और इन दोनों के तीव्रता अगर ये तरंगे दोनों मिलती है तो इनके मैक्सिमम तीव्रता और मिनिमम तीव्रता का जो अनुपात है वो क्या आएगा। तो भाई देखो 25 और 9 अलग अलग दे दिया, मैक्सिमम के लिए क्या करते, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर अपॉन में, मिनिमम के लिए क्या करते, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, यानी कि 25 का √ यानी 5 प्लस √9 यानी कि 3 यानी 8 हो गया, 8 का स्क्वायर अपॉन में 25 का √ यानी 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर 64, 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4
और 4 चिंग 24, तो ये कितना अनुपात आया 16। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये लो एक क्वेश्चन हो गया। ये न्यूमेरिकल, जो लोग कहते हैं ना कि हमसे से न्यूमेरिकल नहीं होता है, ये न्यूमेरिकल है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल होगा कब? जब हमें फॉर्मूला याद हो। ठीक है, तो फॉर्मूला याद कर लेंगे आप सभी लोग, बिल्कुल आपको याद करना ही करना है। ठीक है, अब दोस्तों मैक्सिमम की तरह ही यदि मिनिमम में भी I1 और I2 इक्वल हो जाए तो I मिनिमम कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर है बात? समझ में आ गई बात? चलिए अब दोस्तों आगे बात करते हैं। तो एक I बराबर जनरल रिलेशन और आ जाता है। अगर आपको क्या दे दिया गया हो भाई, आपको I0 दे दिया एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए और आपसे फेज डिफरेंस दे दिया गया, तो वहाँ इंटेंसिटी कितनी होगी? 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ठीक है, अगर आपको देखो मैक्सिमा प्राप्त करना है मिनिमा, मैक्सिमा का मतलब है समपोषी व्यतिकरण और मिनिमा का मतलब होता है विनाशी व्यतिकरण। तो उसके लिए मैंने समझा ही दिया है, डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए? अरे प्लस माइनस एन लेमडा, और निम्निष्ट के लिए प्लस माइनस 2n-1 इंटू λ/2, तो वो यही रिलेशन है। ठीक है, ये जस्ट याद रखना है। फिर दोस्तों ये देखिए आपका कि मैक्सिमम और मिनिमम तीव्रताओं का अगर औसत पूछे किसी एक वेव के लिए, आपसे ये पूछे कि इसकी औसत तीव्रता कितनी होगी, तो 2I0 होती है। ठीक, और ये कलांतर यानी फेज डिफरेंस और तीव्रता के मध्य अगर आपसे ग्राफ बनवाए तो कुछ इस प्रकार से आपका ग्राफ बनता है, जिसमें ये ऊपर वाले हाईएस्ट पिक किसको रिप्रेजेंट करेंगे? I मैक्सिमम को। नीचे वाले किसको रिप्रेजेंट करेंगे? I मिनिमम को। ये जो मिड में है ये रिप्रेजेंट करेगा I1 प्लस I2 को। समझ में आ गई बात? तो ये ग्राफ डायरेक्ट ऐसे याद रखना है, ऐसा ही ग्राफ आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलें आगे की ओर बढ़े। तो ये जो आज हमने बताया है इन सभी को आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब आपको लग रहा होगा सर ये कैसे याद करेंगे? तो भाई इसके नोट्स बनाओ, नोट्स नहीं बनाने तो नोट्स परचेज कर लो और फिर उनको याद करो भाई बैठे बैठे। ठीक है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस जब मैं करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि बताओ ये हो रहा है, बताओ कंडीशन क्या लगाऊं, बताओ ये हो रहा है क्या आंसर करूं, बस तब आंसर होता जाएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखिए अभी तक हमने जो भी पढ़ना था थ्योरी के रूप में लगभग कंप्लीट पढ़ लिया है। ठीक है, अब थ्योरी के रूप में हमारा कुछ भी बाकी नहीं रहा है, मैक्सिमम चीज़ें हमने थ्योरी की जो है कंप्लीट कर ली है। केवल एक और जो है रिलेशन हमारा रह गया है, और उससे पहले लेकिन अब मैं चाहता हूं कि हम जो है 2-4 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अब जो है हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारे और अच्छी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, अच्छे से डाउट वाउट थोड़े रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो, क्योंकि फिर थ्योरी हो जाएगी तो मुझे लगता है आप बोर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लिखिए यंग ड्यूस्लिट प्रयोग में व्यतिकरण तरंगों के आयामों का अनुपात। आपसे क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप नोट डाउन करेंगे यंग ड्यूस्लिट प्रयोग में, यंग ड्यूस्लिट प्रयोग में व्यतिकारी तरंगों के आयामों का अनुपात, 5:4 है। ठीक है, कितना है? 5:4 है। चमकीली तथा काली। अब देखो आपको भाई समपोषी या विनाशी एक वर्ड, चमकीली या काली 2 वर्ड, तीसरा निम्निष्ट और उच्चिष्ट, और इसके अलावा मैक्सिमा मिनिमा। कल कहने का मतलब ये है कि आपके लिए जो है यहाँ चमकीली या काली यूज करे जरूरी नहीं है, ये वो कह सकता है समपोषी और विनाशी व्यतिकरण हुआ है, तब भी आप ये समझेंगे कि जब भी आपका चमकीली हो रहा है तो वही क्या है? समपोषी व्यतिकरण है, वही आपका उच्चिष्ट है। ठीक है,
मिनिमा है तो काली व्यतिकरण हुआ है, आपका विनाशी व्यतिकरण है, और आपका क्या है, निम्निष्ठ है। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है। काली फ्रिंजो, फ्रिंज का मतलब क्या है, जो मैं पीछे समझा चुका हूं ना, व्यतिकरण फ्रिंज जो पैटर्न प्राप्त होगा पर्दे के ऊपर, उनको कह रहे हैं फ्रिंज। तो फ्रिंजो के लिए ज्ञात करें। पहला आपको क्या ज्ञात करना है कि आयामों का अनुपात। ठीक है, आयामों का अनुपात, एक तो ये ज्ञात करना है, और दूसरा आपको ज्ञात करना है उनकी जो तीव्रताएं होगी, उन तीव्रताओं का अनुपात। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो हमें क्या करना है दोस्तों, अरे हमें क्या करना है, देखो भाई, यंग डबल स्लिट मेथड के अंदर आपको पता ही है 2 तरंगे होगी। अब वो दोनों तरंगे अगर क्या कर रही है, व्यतिकरण कर रही है, उन दोनों तरंगों का जो अलग अलग आयाम है उनका अनुपात कितना है, 5:4। अब उनसे हमें क्या मिल रहा है, काली और चमकीली फ्रिंजें प्राप्त हो रही है। काली चमकीली, अब देखो चमकीली फ्रिंज का मतलब क्या हुआ, अरे चमकीली फ्रिंज का मतलब क्या हुआ कि इंटेंसिटी मैक्सिमम है। ठीक है, और काली फ्रिंज का मतलब क्या है आपके, अरे काली फ्रिंज का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों कि आपके न्यूनतम तीव्रता हो रही है। अब न्यूनतम तीव्रता है, इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर जो आयाम होगा वो भी न्यूनतम होगा, और चमकीली फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, अधिकतम आयाम हो जाएगा। तो वही बात हो रही है, यही बात है, आपको केवल इतना ही याद रखना है। तो अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं, सपोज करिए कि जो व्यतिकारी तरंगे हैं, व्यतिकारी तरंगों के आयाम E1 व E2 है, मान लो। ठीक है, आयाम कितने हैं, E1 और E2 है, तथा इनके मध्य यानी इनके बीच में कलांतर, फेज डिफरेंस, दोनों के बीच में कोण कितना है, मतलब कलांतर फाई है। ठीक है, तो व्यतिकारी 2 तरंगे हैं जिनका आयाम है E1 और E2। अब ये आयाम क्या होता है सर, तो देखो भाई, एम्पलीट्यूड का मतलब ये कितना मैक्सिमम ऊपर जा रही है और मैक्सिमम कितना नीचे आ रही है, उसको कहा जाता है आयाम। ठीक है, तो दोनों तरंगों के लिए कितना है आयाम, E1 और E2, और इनके मध्य में फाई कितना है, मतलब कलांतर कितना है, फेज डिफरेंस कितना है, तो फाई है। ठीक, अब आपको पता होगा परिणामी आयाम कितना होगा, परिणामी आयाम, और परिणामी आयाम का फॉर्मूला ई नेट क्या होता है, ये देखो पीछे ही बताया अभी जस्ट, ये देखो ऐसे फॉर्मूले यूज होंगे। कौन सा यूज होगा यहाँ पर, ये वाला एम्पलीट्यूड नेट, ए नेट कितना निकल रहा था, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 का कॉस फाई। ठीक है, यही रिलेशन यूज करना है। तो परिणामी आयाम कैसे निकलेगा, तो हमारे पास में है, मान लो ई नेट बराबर हो जाएगा दोनों के दोनों आयामों का स्क्वायर, यानी E1 का स्क्वायर फिर E2 का स्क्वायर फिर प्लस 2E1 E2 इंटू कॉस फाई, ये होगा, बिल्कुल यही होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, लेकिन इसने बोला है कि आपको परिणामी आयामों का अनुपात और तीव्रताओं का अनुपात कब निकालना है, जब आपको चमकीली और काली फ्रिंजें प्राप्त हो रही है। अब चमकीली फ्रिंज का मतलब क्या है, अधिकतम तीव्रता और अधिकतम आपका आयाम। ठीक है, तो पहला केस हम ले रहे हैं चमकीली फ्रिंज के लिए, चमकीली फ्रिंज। ठीक, चमकीली फ्रिंज है तो आपका कॉस फाई कितना हो जाएगा, 1। कैसे सर, ये देखो पीछे ही बताया अभी जस्ट आपको, इधर देखो, ये देखो परिणामी तीव्रता अधिकतम होगी कब, जब कॉस फाई बराबर हो जाएगा आपके 1,
और तीव्रता और आयाम तो एक दूसरे के क्या है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऑटोमेटिकली जब तीव्रता अधिकतम है तो आयाम भी अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, तो cos फाई बराबर कितना हो गया 1। cos फाई बराबर 1 होते ही ये चला जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई नेट का स्क्वायर बराबर हो जाएगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2, ये हो जाएगा। cos फाई तो 1 हो गया, और E1 प्लस देखो ये है E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2, और जो मैथ्स वाले हैं उन्हें पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी कि E1 का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हम ये से रिलेट करें अगर, तो ये भी क्या बन जाएगा E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास में ये रिलेशन आ चुका है। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं ना कि ई नेट यानी कि आपका ई मैक्सिमम अधिकतम तीव्रता अधिकतम आयाम कितना आ जाएगा आपके E1 प्लस E2 का ऐड कर देंगे भाई, E1 प्लस E2, क्योंकि देखो En का स्क्वायर बराबर है E1 प्लस E2 का स्क्वायर, तो En बराबर क्या हो जाएगा E1 प्लस E2। अब ये हमने एज इट इज छोड़ दो, क्योंकि इसने बोला है हमें क्या निकालना है, अनुपात किसके लिए, चमकीली और काली फ्रिंजों के लिए। तो चमकीली फ्रिंज के लिए ई नेट हमने निकाल लिया है। अब हम ई नेट किसके लिए निकालेंगे, काली फ्रिंज के लिए। ठीक है, तो अब एक सेकेंड, ठीक है, अभी आयाम की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, अब दूसरा केस काली फ्रिंज, काली फ्रिंज, और काली फ्रिंज है तो हमारे पास में cos फाई की वैल्यू कितनी होगी, -1, क्योंकि न्यूनतम तीव्रता है, और ये चीज़ मैं पीछे बता चुका हूँ। ये देखो परिणामी तीव्रता अगर न्यूनतम है तो cos फाई बराबर -1। जैसे ही ये -1 हुआ तो यहाँ पर ई नेट की वैल्यू जैसे हमने पीछे निकाली है ना आपके, देखो पूरा फॉर्मूले में यहाँ -1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर माइनस 2E1 E2, यानी ये बन जाएगा E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर, तो E मैक्सिमम आ जाएगा E1 माइनस E2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ई नेट बराबर आएगा आपके यहाँ पर क्या, E मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, काली फ्रिंज के लिए तो मिनिमम होगा, तो E मिनिमम कितना आएगा, E1 माइनस E2 आ जाएगा। ठीक है, तो E मैक्सिमम E1 प्लस E2 और E मिनिमम E1 माइनस E2, इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, वही तो हमसे पूछा था। देखो आयामों का अनुपात चमकीली और काली फ्रिंज के लिए, तो चमकीली फ्रिंज के लिए तो E नेट कितना आया भाई, परिणामी आयाम कितना आ गया E1 प्लस E2, और काली फ्रिंज के लिए परिणामी आयाम कितना आया E1 माइनस E2। अब इसका रेशियो तो आप निकालेंगे E मैक्सिमम अपॉन E मिनिमम, कितना होगा E1 प्लस E2 अपॉन में E1 माइनस E2। ठीक है, यहाँ से हम E2 ले लेंगे कॉमन, E2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा E1 अपॉन में E2 प्लस 1 अपॉन, यहाँ से भी E2 कॉमन लेने पर बन जाएगा आपके E1 अपॉन E2 माइनस 1। ठीक है, E2 से E2 टाटा बाय बाय, E1 अपॉन E2 कितना दे रखा है, दोनों के जो हमारी वेव है उनके आयामों का अनुपात कितना है 5:4, पुट कर दो तो ये हो जाएगा 5:4 प्लस 1 अपॉन में 5:4 माइनस 1। इसको करेंगे सॉल्व, ये हो जाएगा 9/4 और ये हो जाएगा 1/4, 4 से 4 टाटा बाय बाय, ये हो जाएगा 9/1। तो आपके ई मैक्सिमम और ई मिनिमम का रेशियो कितना आ गया 9:1। समझ में आ गई बात। ये अभी केवल क्या निकला है, आयामों का अनुपात निकला है। क्या निकला है, आयामों का अनुपात निकला है। क्लियर है बात। अब देखिए दोस्तों, हमें एक रिलेशन पता है कि I1 अपॉन में I2, ये रहा रिलेशन। देखो I1 अपॉन I2 बराबर A1 अपॉन A2 होता है और उसका भी स्क्वायर।
तो क्या मैं यहाँ पर ये नहीं कर सकता हूँ क्या? देखो इधर येलो पेन से लिख रहा हूँ अब मैं, ठीक है। ये हमारे आयामों का अनुपात आ चुका है। अब तीव्रताओं के अनुपात के लिए, तीव्रताओं का अनुपात, तीव्रताओं का अनुपात क्या हो जाएगा? क्या हम ये कह सकते हैं आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम? भाई I1 मान लो आई मैक्स को और I2 मान लो आई मिनिमम को, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ये भी फिर E मैक्स अपॉन E मिनिमम का होल स्क्वायर। तो E मैक्सिमम अपॉन E मिनिमम का स्क्वायर जो है रेशियो कितना है? 9/1 है। तो यहाँ पुट करेंगे हम 9/1 का स्क्वायर। तो I मैक्सिमम अपॉन में आई मिनिमम कितना हो जाएगा? 81/1। समझ में आ गई बात? तो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो भी आ गया, जो बी वाला पार्ट था हमारा, ब जिसे कह रहे हैं हम, ठीक है। और अ वाला पार्ट जो था आयामों का अनुपात, वो भी निकल करके आ गया है। समझ में आई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? अरे समझ में आया कि नहीं? देखो फॉर्मूले वही यूज हुए, परिणामी आयाम निकाला। परिणामी आयाम के अंदर मैंने आपको जैसा कि बताया था कि चमकीली फ्रिंज का मतलब क्या है? अरे चमकीली फ्रिंज का मतलब है मैक्सिमम आयाम, ठीक है, और मैक्सिमम तीव्रता। और काली फ्रिंज का मतलब है मिनिमम आयाम और मिनिमम तीव्रता। बस वही तो चीज़ें थी, और उनके लिए जो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए जो कंडीशन थी उनको लगाना था, डायरेक्ट आंसर आ जाता। समझ में आई बात? ठीक है। इस क्वेश्चन को वापस से भी आप नोट डाउन करिएगा अपनी कॉपी के अंदर, और इसका एक एक स्टेप करने की कोशिश करिएगा। आपसे इजीली जब आप इसको करना ट्राई करेंगे तो धीरे धीरे ये जो है आपके समझ में भी आएगा कि हमने क्या करा है और क्या नहीं करना है हमें। और फिर आप जब धीरे धीरे क्वेश्चन करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली होता जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए दोस्तों, तो अब मिलेंगे हम अगली क्लास के अंदर, क्योंकि ये क्लास थोड़ी सी लेंथी हो गई है, और अगले क्लास के अंदर हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम उन सभी एक एक क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद में आप लोगों के जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, लव यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर, और धन्यवाद।